तो morality and ethics, they are the two sides of the same coin. Ethics ये ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है, त्याला आपण नैतिकता म्हणतो. Now the problem with ethics is that it cannot be taught, but it can only be practiced. मतलब आपको ये देखना है क्या सही है और क्या गलत है. जैसे मैं प्रीति मैडम को बता रहा था, लास्ट मंथ में दिसंबर में हमने एक ऑनलाइन प्रोग्राम किया था एक यूनिवर्सिटी के लिए. वो मेरे ख्याल से यूजीसी से फंडेड प्रोग्राम था. तो मेरा पहला सेशन था. तो जितने पार्टिसिपेंट लॉग इन हुए थे, वो सिर्फ लॉग इन हुए थे, भग गए वो 3 घंटे आए नहीं. तो पहले दिन के बाद पता चला कि कैंडिडेट केवल लॉग इन कर रहा है, वो वहाँ बैठता ही नहीं है, वो कुछ और काम कर रहा है. माइक्रोफोन म्यूट है उसका, वीडियो म्यूट है. तो ऑर्गेनाइजर को पता ही नहीं चला कि कैंडिडेट सही में सुन रहा है या नहीं सुन रहा है. अब सवाल ये आता है, ये नैतिकता में इसको हम कैसा देखें. नैतिकता में बेसिकली कैंडिडेट की जिम्मेवारी थी कि वो वहाँ बैठे, और जो उसने अपने जेब से पैसे नहीं दिए, तो वो शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो he and she should listen at least if not 3 hour, 2.5 hour तो सुन सकते थे. तो ये प्रैक्टिस किया जा सकता है. आपको बचपन से ही आपके घर में जब आपकी अपब्रिंगिंग होती है, तो सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में आपके माता पिता और जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो हमेशा आपको बताते रहते हैं कि ये करा ते नका करू, ऐसा करा तसं करा वगैरे. तो इसीलिए ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाना ये लगभग नामुमकिन है. नाउ हैविंग सेड दैट, अभी कई सारे करिकुलम में ये डाला गया है, स्पेसिफिकली एमबीए जैसे करिकुलम में भी इथिक्स 3-4 साल से पढ़ाया जा रहा है, ताकि ये लोग आगे चल के जब कंपनीज मैनेज करेंगे तो उनको नैतिकता का कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है. तो ये टॉपिक नॉट ओनली डे टू डे लाइफ में काम में आएगा, आपके लाइफ में भी काम में आएगा, प्लस हम रिसर्च करते समय इसका ध्यान रखना है, ताकि अगर हमें एम्बिशन है कि हमें वीसी बनना है, प्रो वीसी बनना है, मैनेजमेंट काउंसलर बनना है, या रजिस्ट्रार बनना है, या कंट्रोलर ऑफ एग्जाम बनना है, जो भी बड़े पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में आप जाना चाहते हो, तो आपकी नैतिकता कहीं ना कहीं ट्रैक की जाएगी या चेक की जाएगी. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज राइट नाउ इन 21st century वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड विद द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट people can explore what things you have done wrong or incorrect in your previous life, academic life. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. देखिए कैसा होता है. पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को तमिलनाडु के राज्यपाल जो अपने नागपुर के थे बनवारीलाल पुरोहित, इन्होंने उसको डिसमिस किया. तो उसकी आयरनी देखो वो कैसा हुआ. आपको एक 2 मिनट में वो कहानी बताता हूँ. वो जब वीसी बन के आई, तो उसकी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम टेंडर निकाला. तो स्टूडेंट को पता चला कि ये टेंडर में घोटाला है. तो स्टूडेंट ने उसके ऊपर प्रेशर डाला कि ये टेंडर को आप कैंसिल कीजिए. तो वो मानने को तैयार नहीं. इन द मीन टाइम स्टूडेंट बॉडी के कुछ लोगों ने उसका पीएचडी का, उसका पहले तो बायोडाटा निकाला, उसका थीसिस का डेटा निकाला, उसका सब कुछ जो भी था एकेडमिक वो सब निकाला. तो वो मैडम ने अपने करिकुलम सीवी पे श्रीलंका की यूनिवर्सिटी की पीएचडी डिग्री बताई थी. इन्होंने श्रीलंका को कांटेक्ट किया, श्रीलंका ने बताया हमने ऐसे शख्सियत को कोई पीएचडी दी नहीं है. वो हो गया पहला. सेकंड, उस यूनिवर्सिटी में एक लड़का था जिसने एक उसका रिसर्च पेपर ये मैडम को चेक करने के लिए दिया था, और मैडम ने कुछ किया नहीं उसके ऊपर. पता चला कि मैडम ने वो अपने नाम पे पब्लिश किया, उसका प्रूफ मिला. ये दो प्रूफ लेके स्टूडेंट बॉडी गवर्नर के पास गई, एंड शी बिकेम द फर्स्ट वाइस चांसलर, इफ माय नॉलेज इज करेक्ट, to be fired from the post because of unethical practices, unethical academic practices. उसको अपना जॉब गंवाना पड़ा. उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, बट ये होता है. आप जब बड़े पोस्ट पे जाओगे तो आप स्क्रूटनी में आओगे. क्या आपने किसी के नाम का पेपर आपके नाम पे छाप लिया, क्या आपकी पीएचडी. मैं ऐसे कई शख्सियत को जानता हूँ महाराष्ट्र में, जिन्होंने पैसे देके अपनी डिग्री ली है. मेरे पास उसके पूरे प्रूफ है. पर मैं ये नहीं करना चाहता. वो है बड़े पोस्ट पे भी है अलग अलग यूनिवर्सिटी में,
वो अनइथिकल है। आपको अल्टीमेटली ये देखना है कि आप अगर एकेडमिक फील्ड में रह रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नैतिकता का पालन कीजिए, ताकि कोई केस ऐसी आपके ऊपर नहीं आए जब आप बड़े पोस्ट पे हो। ये तभी हर्ट होगा जब आप बड़े पोस्ट पे हो, छोटे पोस्ट पे तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज तक भी आपने कुछ किया नहीं होगा, तो आज वो दिन है जहाँ से आप नैतिकता के रास्ते पे चल सकते हैं। इन द मीन टाइम हम लोग अपने पीएचडी थीसिस के एंगल से ज़्यादा बात करेंगे, ताकि आपका थीसिस जो है वो किसी प्लेगरिज्म के चक्कर में ना आवे, ना ही आपकी डॉक्टरल वाइवा रोका जाए, ना ही इसमें कोई तकलीफ आए। राइट। अभी दुनिया में ये प्रॉब्लम केवल इंडिया में नहीं है, दुनिया में है। और किसी भी साइंटिस्ट को, किसी भी रिसर्चर को एथिक्स का फॉर्मल ट्रेनिंग दिया नहीं जाता है। वो केवल जो फैकल्टी होती है, जो उसका मेंटर होता है, वो मेंटर अपने स्टूडेंट को वर्बली वो ज्ञान देता है। मेंटर कई बार खुद को ही एथिक्स नहीं आता है। आप अगर इंडिया में जितने भी पीएचडी गाइड देखोगे तो आपको हार्डली 10-12% लोग मिलेंगे कि जो अपने स्टूडेंट्स को एथिक्स के बारे में बताते हैं कि भैया पीएचडी करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखो। राइट। सो ये जो ज्ञान दिया जाता है वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी डिफर होता है। इसमें कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस या प्रोटोकॉल ऐसा कुछ भी फॉलो किया नहीं जाता है। आपके एग्जाम के एंगल से ये प्रिंसिपल सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी जो भी ऑनलाइन एग्जाम होगी, ये 6 के 6 प्रिंसिपल आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। प्रीवियस सेशन जो था हमारा हाउ टू राइट ए रिसर्च ग्रांट, उसमें एक आध दो सवाल आ सकते हैं जो कि जनरल सवाल होंगे। बट बिसाइड्स कल का पहला सेशन, ये सेशन हो जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आएंगे। सो एथिक्स का प्रिंसिपल पहला है ट्रूथ। अब आप मुझे बताओ, व्हाट इज यूनिक अबाउट ट्रूथ? क्या है, व्हाट इज सो यूनिक अबाउट ट्रूथ? बताइए, ट्रूथ के बारे में यूनिकनेस क्या है? सांगा ना। Selection of one topic. ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? Selection of means survey the paper and write the truth about the paper with proper citation. ओके, फेयर इनफ। और बताइए, क्या है ट्रूथ की खासियत? Truth is self-evident. वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? It is not hidden. ओके, ओके। सो most of you are correct. The fundamental aspect of the truth is that truth is absolute. Absolute. आप ये नहीं बोल सकते कि वो 90% सच्चा है या 70% सच्चा है या 20%। ट्रूथ इज एब्सोल्यूट, इट इज नॉट कंपेरेटिव। सेकंड जो है, सच्चाई हमेशा बाहर आती है। हे लक्षात ठेव बरं का। मी महाराष्ट्र राज्यामध्ये सरकारचे जेवढे मोठे ब्युरोक्रॅट असतात आणि सरकारी कंपन्यांचे जेवढे सिनियर ब्युरोक्रॅट असतात आणि UPSC IAS ची परीक्षा पास होऊन जे मनालीला ट्रेनिंग घेऊन कलेक्टर बनायच्या मार्गावर असतात, या सगळ्यांना मी हा विषय शिकवतो बरं का। त्याच्यामुळे सच्चाई ये हमेशा बाहर आती है, ये आप याद रखो। सच्चाई छुप नहीं सकती। ये बाहर आती है। आपको अगर लग रहा होगा कि आप कॉलेज में बाइक में किसी से लफड़ा कर रहे हो, किसी को मालूम नहीं है, ठीक है, 10 साल मालूम नहीं है, 15 साल मालूम नहीं है, 20 साल मालूम नहीं है, एक दिन पता चलेगा। म्हणून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कोणतंही चुकीचं काम करायच्या वेळेस ही जाणीव ठेवा की ही चूक कधीतरी पुढे येईल। ते टीव्हीवर, अरे म्यूट मध्ये ठेवा साहेब, बोलू नका, मला तुमचा आवाज येतोय, म्यूट नका करू। कोणतंही चुकीचं काम करायच्या आधी त्याची आपल्याला जाणीव झाली पाहिजे। तुम्ही टीव्हीवर काय ते सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, वो सब पकड़े जाते हैं। हो सकता है 5-10% नहीं पकड़े जाते होंगे, पर सच्चाई ये बाहर आती है। एंड भारत एक ऐसा देश है दुनिया का जिसके नेशनल एम्बलम पे लिखा है सत्यमेव जयते।
ट्रूथ ऑलवेज विंस, राइट। इसीलिए हम जब छोटे थे तो वो पिक्चरें कैसी आती थी कि एंड में विलेन का मर्डर हो जाता, सच्चाई की जीत होती है। अपने रामायण में भी वही बताया गया है, महाभारत में भी वही बताया गया है। इसीलिए सच्चाई ये बाहर आती है। कोणतंही वाईट काम कृपा करू नका. हे बघा, आयुष्य हे प्रलोभनाने भरलेलं असतं, राईट. तुम्ही एखाद्या वर्गात शिकवत आहात, तुम्हाला एखादा विद्यार्थी किंवा विद्यार्थी नकळत आवडायला लागते. ते होतं, हे सगळ्यांना होतं असं नाहीये. पण मग तुम्ही तिथे शिक्षक म्हणून आहात याची आधी जाणीव ठेवायची. तुम्ही संशोधन करता तर तिथे तुम्ही संशोधक म्हणून आहात हे कर्तव्य. म्हणजे वन मस्ट बी फॅमिलियर विथ दी ऑब्लिगेशन. कर्तव्य ज्याला आपण म्हणतो, राईट्स अँड ऑब्लिगेशन. हक्क आणि कर्तव्य. हक्क हा वेगळा भाग आहे, तुमचं कर्तव्य काय आहे ते कर्तव्य तुम्हाला पुढे ठेवायचं. हे तुमच्या लाईफसाठी सुद्धा हे लेसन कामात येणार आहे बरं का. मी याचं कठोरतेने पालन करतो, कारण असं काही नाहीये की जे समोर येऊ शकत नाही. सगळं काही समोर येऊ शकतं. तो फर्स्ट इज द ट्रूथ. सेकंड जो है प्रिंसिपल वो है फ्रीडम. फ्रीडम किसको दिया जाता है? फ्रीडम किसको मिलता है? रिसर्चर को. हाँ, रिसर्चर को. और एनीथिंग एल्स? किसको मिलता है फ्रीडम? जो रेस्पोंडेंट्स है सर. फ्रीडम जो सत्य के मार्ग में चलते हैं. Who is accepting the truth? freedom is only given to the responsible people. Those who are responsible are granted the freedom. जिस दिन आपका पीएचडी का रजिस्ट्रेशन हुआ, आपको आपके यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करने का फ्रीडम दिया है 5 साल तक. उसमें कुछ कंडीशन है जिसमें आपको 6 महीने या 1 साल में आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने का है. सो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आपके घर में एक छोटी लड़की है, 7वीं 8वीं में पढ़ रही है. आपके घर का नियम है कि रात को 7 बजे से सोने का. वो नियम बहुत पहले से फॉलो कर रही है. एक दिन आपकी बेटी आपके पास आके बोलती है, पापा आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, तो आज बर्थडे पार्टी में रात के 10 बज सकते हैं, तो मुझे जाने की इजाजत दीजिए. So as a parent, as a father, must let her go. Why? Because all the way she was responsible, right? आप आपके बच्चे को पॉकेट मनी देते हो 100 रुपए का. बच्चा ऐसा है कि जो रोज 100 रुपए खर्च करता है, फिर एक दिन पापा को बोलता है 200 रुपए दो, उसको 200 रुपए देना बेकार काम है. बट एक बच्चा ऐसा है जो 100 में से 80 खर्च करके 20 रुपए बचाता है, फिर जब 3 हफ्ते बाद आता है तो पापा को बोलता है नहीं, मैंने 20 बचा है, मुझे पॉकेट मनी चाहिए. वो रिस्पॉन्सिबल है. तुमच्या संस्थेमध्ये सुद्धा काही प्राध्यापक लोक असे असतील की गायब होऊन जातात मध्ये. शोधत असतो. जे जबाबदार असतात त्याला प्रिन्सिपल शोधत नाही. जे गायब असतात त्याला म्हणतात मस्त पे साइन कर, कब आया क्या आया. तो जिम्मेवार रहता है वो प्रिंसिपल को भी पता चलता है, ये कहीं गायब नहीं होता, ये दिया हुआ काम चुपचाप करता है, कंप्लीट नहीं करता है. सो freedom is given to the responsible. That means a responsible person who are doing the research. त्या स्वातंत्र्याचा वापर कसा करायचा आहे ते तुमच्यावर डिपेंडेंट आहे. कट पेस्ट करायचं, घरी बसून डेस्कटॉप रिसर्च करायचं, फील्डमध्ये जायचं नाही. बरोबर आहे. ते तुम्हाला विद्यापीठ कधी विचारत नाही की तुम्ही कॉपी केली का, प्लॅगराईज कोणी विचारत नाही, कारण तुम्हाला स्वातंत्र्य दिलं. आणि म्हणून तिसरा जो पैलू आहे तो आहे जबाबदारी. कोणतंही काम करताना त्याच्यामध्ये तुमची जबाबदारी, जे मी आधी कर्तव्याबद्दल बोललो, युअर ऑब्लिगेशन, राइट. तो इट शुड बी अलाइन विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपकी वो जिम्मेवारी है कि किया गया काम आपको तय समय सीमा में उचित दर्जे से आपको जमा करने का है. आपके लाइफ में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. आप किसी के पति होंगे, किसी की पत्नी होगी, किसी के भाई होंगे, किसी के बाप होंगे, वो भी आपकी सामाजिक फैमिली जवाबदारी है, उसका भी आपको पालन करना आना चाहिए, जिसको कर्तव्य का पालन करना है. फिर जो एक अहम मुद्दा आता है प्रिंसिपल का, वो आता है इंटीग्रिटी.
मला बरेच मुलं विचारतात की साहेब इंटिग्रिटी म्हणजे काय? तर इंटिग्रिटीला आधी मी मराठीत सांगतो. एकनिष्ठता. हं? एकनिष्ठता म्हणजे कोणतेही काम करताना एकनिष्ठ होऊन करावं. त्याचं उदाहरण म्हणजे एकलव्य. जब द्रोणाचार्य ने उसको बोला कि मैं धनुर्विद्या नहीं द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और पुतला देख के वो धनुर्विद्या सीखा। अल्टीमेटली द्रोणाचार्य ने उसको गुरुदक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया, वो बात अलग है। बट वो जब तक सीखा वो इंटीग्रिटी से सीखा। तो आप भी रिसर्च करते समय तन मन धन लगा के आपको रिसर्च करना है इंटीग्रिटी से। कई शॉर्टकट कंची कुछ नहीं मारने का। जो काम है क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपको ही करना था, आपने सिनॉप्सिस जमा किया ना, तो वो आरआरसी ने सब ओके कर दिया। अभी आपका काम है कि आप जवाबदारी से, फ्रीडम से और इंटीग्रिटी से आपका रिसर्च कंप्लीट करें। यही प्रिंसिपल जब आप ग्रांटेड प्रोजेक्ट मिले उसको भी वो लागू होता है। पांचवा प्रिंसिपल है आपका प्रोफेशनलिज्म, म्हणजे व्यावसायिकता। आपका काम 100% प्रोफेशनल होना चाहिए। आपका थीसिस का हर पेज, हर वर्ड, हर स्पेलिंग, हर डायग्राम, हर चार्ट, टेबल, एवरीथिंग शुड रिफ्लेक्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनल क्वालिटी, क्योंकि तभी आपको डिग्री मिलेगी। नहीं तो चुका है, सायटेशन दिलं नाही, सोर्स दिला नाही, रेफरन्स दिला नाही। एक तुम्हाला सांगतो, काल जे उदाहरण सांगितलं होतं इकॉनॉमिक्सचं, त्या मुलीने लिटरेचर मधला एक बिब्लिओग्राफीत नाही टाकला आणि नेमकं वायवायच्या दिवशी एक्सटर्नलला ते सापडलं. तो चिडला एक्सटर्नल, काय गो कोई तुम्हें का नहीं टाकलं बिब्लियोग्राफी मध्ये? तो लिटरेचर रिव्यू में जो जो आप रेफर करोगे मेक श्योर वो बिब्लियोग्राफी में जाता है, नहीं तो तुरंत फुटनोट में डालो। इसको इग्नोर, इसको भी वायलेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल बोलते हैं। ये प्रोफेशनल नहीं है। कोई भी काम करते समय आपको पूरा ध्यान देके वो काम करना है ताकि गलतियां मिनिमाइज हो। आपका काम होने के बाद आपके सहकारी से उसको एक बार चेक कर लो। हं? मी तुम्हाला एक टेक्निक सांगतो की मी स्वतः वापरतो। आपका जब भी पूरा थीसिस कंप्लीट हो जाएगा ना, एक तो रूल नंबर 1, थीसिस की एक फाइल मत बनाओ, थीसिस चैप्टर वाइज बनाओ, ठीक है? उसके फोल्डर बनाओ, जनवरी 21, जनवरी 22, जनवरी 21, फरवरी 21, मंथ वाइज फोल्डर बनाने का। जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वर्ड में आपका आगे चलेगा। ये एक तरीका। दूसरा, एक ट्रैकिंग एरर नाम का एक फंक्शन आता है मायक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ट्रॅक एरर। ट्रॅक एररचा वापर करा, कारण बरेचदा वाक्य तुम्ही बदला। तो ट्रैक एरर से आपको पता चलेगा वो सेंटेंस आपने कितने बार रीराइट किए। चौथा, जब आपको लगेगा कि आपका 80-90% ओके हो गया है, तो पहले चैप्टर का पूरा प्रिंट आउट लेने का, जमीन पर बैठने का, जमीन पे, टेबल पे नहीं, जमीन पर बैठने का, लाल, पीला, नीला, हरा स्केच पेन पेंसिल लेके एक एक वर्ड पढ़ने का, एक एक। और जहाँ पे भी गलती दिखेगी उसको अलग अलग कलर से कोड करने का, और वो होती माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके उसको पूरा करेक्ट करने का, 3-4 जगह उसको सेव करने का, क्योंकि अभी ये आपका फाइनल हो गया है। अभी इसमें कुछ चेंजेस आने वाले, राइट? तो अ, वो एक पॉइंट। तो प्रोफेशनल ये देख, काम करते समय आपका कहीं भी प्रोफेशनल एरर, अनप्रोफेशनल एरर ये रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, करेक्ट? छठा प्रिंसिपल है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में ये होता है, आज हम इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में, माझा आवाज येतोय ना सगळ्यांना ऐकू? येस सर, येस सर. हाँ, हो सर. तो Yes. कई Yes, sir. बार, Yes, हाँ, sir. Yes, Yes, sir. sir. कई बार प्रोजेक्ट से कोलैबोरेट करके किए जाते हैं। आप अलग अलग रिसर्चरों के साथ काम करोगे तो कोलैबोरेशन करते समय आपकी इंटीग्रिटी, आपका प्रोफेशनलिज्म भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने उनका आइडिया लेके कॉपी हमने कर लिया या पेटेंट फाइल कर दिया, दैट डजंट लुक्स वेरी वेरी इथिकल। तो ये 6 प्रिंसिपल याद रखिए: ट्रूथ, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड कोलैबोरेशन, राइट? नाउ गम्मत काय आहे, समहाउ अनइथिकल आप हो तो आप जेल में नहीं जाओगे। आपने चोरी की तो आप जेल में जाओगे, बट आपने किसी का कट पेस्ट करके कुछ किया तो आप जेल में नहीं जाओगे। इसीलिए कई एक्टिविटी को जो है
हम उसको मिसकंडक्ट बोलते हैं, बट उसको रिसर्च के स्पीयर में हम उसको अनइथिकल बोलेंगे। मतलब उसका मिसकंडक्ट है। आपने स्कूल में आपके दोस्त का होमवर्क कॉपी करके आपकी कॉपी में लिखा होगा वगैरह वगैरह वगैरह, चालतं. पण रिसर्च करताना हे सगळं अनइथिकल मानलं जातं. हं? त्यालाच म्हणतात डेविएशन फ्रॉम दी एक्सेप्टेबल रिसर्च प्रैक्टिसेस। आपको जो रास्ता बताया गया है वो रास्ते को आपने डेविएट करके आपने रिसर्च किया है, वो भी अनइथिकल है। वो क्या होता है? नंबर 1, पब्लिशिंग द सेम पेपर इन 2 डिफरंट जर्नल विदाउट टेलिंग द एडिटर। ही चूक माझ्याकडनं सुद्धा झाली आहे। आता ही चूक कशी होती मी तुम्हाला सांगतो। कैंडिडेट को क्या लगता है उसका पेपर 5-6 जर्नल में जाना चाहिए, तो वो अपना एक्स्ट्रैक्ट भेजता है 4-5 जर्नल। फिर 4 में से 3 जर्नल उसको ओके बोल देते हैं, तो वो अपना पेपर उनको भेज देता है। उसके बाद वो कैंडिडेट कभी चेक नहीं करता है कि क्या हुआ। तो होता क्या है, 1 महीने में 1 जर्नल पब्लिश करता है, अगले महीने में दूसरा जर्नल भी उसको पब्लिश करता है। अब आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि आप जब एक्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होने के बाद पेपर भेजोगे तो आपको ईमेल में लिखना है एडिटर को कि आई हैव सबमिटेड सिमिलर पेपर टू फलाना फलाना जर्नल, should you decide to publish my paper earlier, kindly let me know so that I can withdraw my publication from the other journal as soon as I get the intimation from you. हे मी आजकाल लिहितो, म्हणजे नाही तर काय होतं ना, कॅन्डिडेटला त्याचं पब्लिकेशन मॅक्सिमाइज करायचं आहे, तो कैंडिडेट तो राइट है, पर जर्नल वाले बताते नहीं है कब पब्लिश हो रहा है, तो वो हो गया। सेकंड, सबमिटिंग द सेम पेपर टू द डिफरेंट जर्नल विदाउट एडिटर। आप बता दो, वो थोड़ी आपको घर में आके बंदूक की गोली मारेगा। आप ईमेल में लिख दो, सर, given my confidence in the nature of work I have done and given the quality I presume, I have taken liberty to submit similar paper to फलाना फलाना जर्नल। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड काइंड कंसर्न। खत्म, आपका बर्डन निकल गया। ही चूक याच्या पुढे करू नका। सगळ्यांकडनं केव्हा तरी एकदा ही होत। देन कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो, आपने पेटेंट फाइल कर दिया बिना उसको बताए, ये भी अनइथिकल है। नेक्स्ट, हे सगळे लोक करतात भारतात, मी कधी केले नाही। इन्क्लूडिंग कलीग एज एन ऑथर इन अ पेपर इन रिटर्न फॉर अ फेवर टू द कलीग who did not make any contribution। जैसे आप पेपर लिखते हो और आपके गाइड का नाम उसमें डालते हो। पहले क्या था, सब फैकल्टी लोगों को 2 पेपर लिखने पड़ते थे, तो वो क्या बोलता था, मैं एक लिखूंगा तेरा नाम डालूंगा, तू एक लिख मेरा नाम डाल। आता जे नवीन नियम आले आहेत ना, त्याच्यामध्ये सोलो पेपरचं वेटेज वाढलेलं आहे। हं? तुम्ही जरी हे लाईफमध्ये करत असाल तर परीक्षेत प्रश्न आला तर उत्तर बरोबर द्या बरं का। म्हणजे तुमच्या गाईडमध्ये हिंमत असली पाहिजे सांगायची की बाबा माझं नाव तू नको टाकू। पण अशी गाईड फार क्वचित मिळतात। माझ्या ओळखीचे असे काही लोक आहेत जे कैंडिडेट कडनं कधीच, आणि त्यांना नाव टाकायचं असेल तर तो काम करतो, अगर बिना काम किए उसने नाम डाला तो वो अनइथिकल माना जाता है। नेक्स्ट, डिस्कसिंग विथ योर कलीग कॉन्फिडेन्शियल डेटा फ्रॉम द पेपर दॅट यू आर रिव्हिंग। मी 4 जर्नलच्या एडिटोरियल बोर्डवर आहे ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंडच्या। ही चूक माझ्याकडनंही आधी व्हायची। पेपर एक्स्ट्रॅक्ट यायचा, मी ॲक्सेप्ट केलं की तो लगेच डाउनलोड होतो। मग मला फार आनंद वाटायचा की तिकडची मुलं कसा विचार करतात। हे सगळं सोशल सायन्स अँड CSRचे जर्नल्स आहेत। तर मी बरेचदा कॉफी हाऊस चौकमध्ये माझे जे नॉर्मल मित्र आहेत त्यांना बोलायचो, ॲक्च्युअली ॲज ए एडिटर आय शुड नॉट बी डिस्कसिंग एनिथिंग विथ एनीवन, इवन दे आर नॉट प्रोफेशनल अकॅडमिशियन, आय शुड नॉट टॉक टू एनीवन। त्याच्यामुळे तुम्ही जेव्हा या पदावर जाल तर ॲज ए एडिटर म्हणून तुम्हाला याबद्दल कोणासोबतही चर्चा करायची नाहीये। तुम्ही एका मोठ्या पदावर गेला, तुमच्याकडे ग्रँड पेपर आले, तुम्ही काही सिलेक्ट केले, ते करता करता तुम्हाला वाटलं की यार ये आइडिया अच्छी है, ये मेथड अच्छी है, मैं इसका वापर करके मेरे भतीजी को दे दूंगा। ये करते हैं बड़े लोग, हमको ये सब पता चला है। तुम्ही जेव्हा मोठ्या पदावर असतात तर तुम्हाला खूप सारे ग्रँड पेपर रिव्ह्यू करायला मिळतात, तेव्हा त्यातल्या आयडिया मेथड या कॉपी करायच्या नाहीत। ओके, जो लोग साइंस में काम करने वाले हैं
वो लोग क्या करते हैं, अपना जो डेटा रहता है, इवन नॉन सायन्स का भी अप्लाय होता है, आउटलायर जो असतो तुमचा डेटा, आउटलायरचा अर्थ म्हणजे इन्व्हर्टेड बेल कर्वच्या दोन टेलचा डेटा, तो कैंडिडेट उसको काट डालता है। ऐसा बिल्कुल करने का नहीं। जो आपका डेटा है एज इट इज छापो, डेटा को ट्रिम मत करो, डेटा को मैन हैंडल मत करो। डेटा क्यों मिला आपको? क्योंकि आपने वो एक्सपेरिमेंट खुद किया, आपने क्वेश्चनर खुद किया। हम्म? एक चूक अजून करतात मुलं, जसं मला फार चीड येतं आणि नंतर की आणि दया यायला लागतं। कई बार कैंडिडेट क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टूल लेके आता है उसके रिसर्च का सिग्निफिकेंस बढ़ाने के लिए। आज के बाद याद रखो, मैं जो बोल रहा हूँ मरते दम तक भूलने का नहीं है। आप सब लोग आपके पीएचडी के थीसिस में हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए कम से कम 3 टेस्ट का इस्तेमाल करोगे। प्रत्येक हाइपोथेसिस को 3 टेस्ट लगाने का, और 3 टेस्ट लगाने के बाद बोलना कि given the nature of data and the test established by the researcher found out that out of the 3 tests which were implemented, 2 have given so and so result. Hence, the researcher is accepting the null hypothesis. बरेचदा काय होतं, चुकीच्या डेटाला अनलेस एंड अनटिल आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये डेटा के लिए यही टेस्ट लगती, तो मैं आपके पाँव छूऊंगा। आपको मालूम है आप क्या करें। अगर आप डाउटफुल हो, आपको फिर भी नहीं मालूम, तो आप गलत टेस्ट लगा के उसका सिग्निफिकेंस बढ़ा रहे हो, तो आपसे बड़ा पापी दुनिया में कोई नाही आहे। हे नंतर कळतं बरं का, तुमच्या थीसिसमध्ये तुम्ही केलेलं कोणाला कळत नाही, हे नंतर सगळं हॉन्ट व्हायला येतं। त्याच्यामुळे जे मी सांगितलं ते लक्षात ठेवा। प्रत्येक हायपोथेसिसला 3 सिमिलर टेस्ट लावायच्यात आजूबाजूच्या। अशा नाही की एक कन्याकुमारी की टेस्ट, एक कश्मीर की टेस्ट, एक मिजोरम, नहीं। सिमिलर टेस्ट लगाने का, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। बायपासिंग विथ क्लियर रिव्यू छोड़ा। हाँ, लिटरेचर रिव्यू में जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्नॉलेज करने का। हम लोग अभी फुटनोट का इस्तेमाल करते हैं, बट थीसिस में आपको बिब्लियोग्राफी में डालने का है। उसका नाम आपने डाला, से फॉर एग्जांपल देशपांडे 2016, और बेचारे देशपांडे का नाम ही नहीं है बिब्लियोग्राफी में, तो वो अनइथिकल कंडक्ट है। जब आप रिसर्च ग्रांट पे जाओगे तो झूठ बोलने का नहीं। अभी जेव्हा मोठ्या साहेबांना लेक्चर वगैरे देतो ना, इथिक्स होतं एक, नेहमी कार्यक्रमाच्या शेवटी त्यांना एका गाण्याची आठवण करून देतो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। म्हणजे ते जे गाणं आहे, तर कधी खोटं बोलायचं नाही ग्रांट ॲप्लिकेशनवर। बरेचदा लोक आपले क्वालिफिकेशन, आपले तसे भारतातले लोक फेकू खूप आहेत, त्यातल्या त्यात उत्तर भारतातले महाफेकू आहेत। झूठ मत बोलो। हाँ, वो झूठ भी। आपको एक बताता हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर के रिटायरमेंट को 15 दिन बाकी थे, किसी ने पेपर में आर्टिकल दिया, उसके बायोडाटा में उसने झूठ बोला है, और वो पॉलिटिकली कनेक्टेड पार्टी थी, इसलिए वो बच गई। 15 दिन में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, बट बायोडाटा पे झूठ था। इसीलिए अपने बायोडाटा पे कभी भी झूठ लिखने का नहीं। वीसी का बायोडाटा 64 पन्नों का रहता है, उसके प्रोफेशनल लोग भी रहते हैं जो बना के देते हैं, बट जनरली ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वीसी झूठ लिखेगा अपने बायोडाटा। बड़े पोस्ट पे जाते समय झूठ मत बोलो। हे ठीक आहे, हे आपण या पॉईंटवर लक्ष द्या। पॉईंट नंबर 3, फेलिंग टू कीप गुड रिसर्च रिकॉर्ड। तो कल एक मैडम ने मेरे को पूछा ना कि ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक क्या है, मैं आपको जानकारी देता हूँ। आपके पीएचडी का डेटा, सॉफ्ट एंड हार्ड डेटा, आपको 10 साल तक रखने का है मिनिमम। ये कोई कानून नहीं है। आपको पूरा क्वेश्चनर, मी तुम्हाला एक सांगतो साहेब, एका वायवायला मी गेलो होतो, सगळे आउट स्टेशनचे होते, मी आउट स्टेशनचा होतो। अचानक वो एग्जामिनर ने बोला तेरे पूरे क्वेश्चनर लेके आ। मैं डर गया, मैं बोला ये कैंडिडेट मर गया, बोला इसने लाया। लकीली वो बेचारे के i10 हुंडई में उसने पूरे क्वेश्चनर लाए थे। ये एग्जामिनर ने 20 मिनट लेके उसके पूरे क्वेश्चनर चेक किए। याद रखो, आप जिस दिन वायवा को जाएंगे, ते आपले भैताड पोट्टे तर पहिले पेढे आणि मिठाईचे डब्बे घेऊन जाते, त्याला वाटते का आजचा मोठा सुवर्ण दिवस आहे माझ्या आयुष्यातला।
ते घेऊन जाते. मला पटत नाही पेढे गिढे घेऊन जाणं तिथे, पण आपला सगळा डेटा गाडीमध्ये पाहिजे. एखाद्याने जर विचारलं, चल दिखा रे बेटा तेरे 700 क्वेश्चन है, तो आपके पूरे 700 क्वेश्चन है भरे हुए चाहिए वहां पे। उसके बाद भी 10 साल में किसी ने आपको पूछा, चल तेरा डेटा दे, डेटा चाहिए। हम लोग जितना भी काम करते हैं, हम पूरा डेटा हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में रखते हैं, 4-5 जगह रखते हैं। नेवर नो कब कौन सा डेटा मांगेगा। सो अगर आपने वो डेटा नहीं रखा, उसको भी अनइथिकल बोला जाता है। हम्म? आप जैसे आपको ग्रांट या थीसिस करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ने प्रोटोकॉल दिया है, आपने वो प्रोटोकॉल से हट के काम किया। जैसे कल एक मैडम बोल रही थी कि 16 हाइपोथेसिस है और उनको 8 तो हटाने पड़ेंगे, 7-8 तो गायब करने पड़ेंगे। जो भी प्रोटोकॉल दिया है उसी तरीके से काम करो। आप डेविएट हो गए, उसको भी अनइथिकल माना जाएगा। देन राम नाम जपना पराया माल अपना, कभी भी किसी का काम सैबोटाज मत करो। किसी डेटा की कॉपी, पेपर, इवन कम्प्युटर प्रोग्राम, आम्ही जेव्हा बिल अँड मिलिंडा गेट्सला काम करतो ना साहेब, आम्हाला विंडोजचं लायसन्स घ्यावं लागतं। कारण उद्या जर बिल गेट्सनी विचारलं, बेटा तेरे वर्ड का लाइसेंस की बता, तो अपन तो सब लोग प्लेगराइज सॉफ्टवेयर वापरने वाले लोग हैं, कम में बम। तो कई बार बड़ी एजेंसी है, हमारे साथ एक हादसा हुआ था, हमने एसपीएसएस में डेटा एनालाइज किया। हम्म, सब हो गया, पेमेंट वगैरह हो गया, 6 महीने बाद हमको एक कॉल आया एसपीएसएस की देना। तो नागपुर के एक बड़े एजेंट है, एक्सपर्ट, उनसे हमने वो डेटा किया था। हम गए उनके पास, हमने बोला भाऊ वो की मांग रहे। वो हंसा, वो बोले मेरा एसपीएसएस प्लेगराइज है बोले। हमने बता दिया उनको कॉपी, अरे बोले मर गए, बोले ऐसा मत करो, एक काम करो, बोले पूरा डेटा लेके पूना आओ। हम ट्रेन में बैठ के पूना गए, वहां पे उन्होंने लीगल एसपीएसएस पे फिर से हमारा डेटा फीड किया, फिर सब हुआ। तो बरेचदा काय होतं, मैं आपको बोलता हूँ, नागपुर विद्यापीठ में लीगल एसपीएसएस की कॉपी है और उस्मानिया विद्यापीठ में है, बॉम्बे विद्यापीठ में है। आपको अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है और आपको किसी का हेल्प लेना है, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। वहाँ पे एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट है, स्वतंत्र फैकल्टी जो ये सब काम लेता है, उसके पैसे लेते हैं। आप कृपा करके लीगल कॉपी करो। अगर आपको एसपीएसएस यूज नहीं करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कम से कम लाइसेंस लो, अच्छा रहेगा। आप अगर बहुत गरीब है तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है। कई बार साइंस में लोग डेलीबरेट जो है उसका अ, जो फ्यूचर रहता है, मतलब जो क्लिनिकल बेनिफिट होता है, वो ओव्हर एस्टिमेट करते हैं कि इसका तुरंत अफेक्ट आएगा वगैरे, वो करना भी अनुचित आहे। हे परीक्षेत विचारतो बरं का, काल ज्याबद्दल मी बोललो होतो, टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है, ये ध्यान से समझ लो, नहीं समझा तो पूछो, मैं 10 बार समझाऊंगा। एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज इन फैक्ट इट इज फॉल्स। मतलब आपका नल हाइपोथेसिस से गलत है, बट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट। ये क्यों होता है? दो वजह से। एक, आपने गलत टेस्ट लगाई, या आपने जो टेस्ट लगाई उसकी पावर इनएडिक्वेट है। ये जब ऐसा हादसा होता है रिसर्च करते समय, उसको हम टाइप 2 एरर बोलते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, स्टैटिस्टिक्स से खेलने से पहले स्टैटिस्टिक्स समझ लो। कौन से डेटा को कौन सी टेस्ट लगाने का है, वो डेटा को वो टेस्ट क्यों लगेगी, क्यों लगना चाहिए, दूसरी क्यों नहीं लगेगी, इसके रैशनल आपके नोट में होने चाहिए। उसके बाद ही आप सर्टन कॉन्फिडेंस से वो टेस्ट लगाओ, नहीं तो कहीं ना कहीं टाइप 2 एरर होती है। फॉर्चुनेटली आई एम वेरी कॉशियस अबाउट दीज इश्यूज व्हाइल कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च। की चूक जाणून बुजून होत नाही, वो अनजाने में होती है। ठीक है। कळलं टाइप 2 एरर? एक्सेप्टिंग दी नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। मतलब नल मतलब H0 एंड ऑल्टरनेटिव मतलब H1। आपने ऐसी टेस्ट लगाई और आपने बोल दिया वी एक्सेप्ट H0, बट इनफैक्ट वो H0 फॉल्स है, क्योंकि आपकी टेस्ट गलत लगाई आपने। हम्म? म्हणून मी काल तुम्हाला म्हटलं होतं, आपका सब कुछ ठीक है, ऑब्जेक्टिव, एम, टाइटल, मेथड, सैंपल, पर आपके डेटा में अगर गलती हो गई
तो पूरे रिसर्च की ऐसी की तैसी होने में टाइम नहीं लगता है। तो रिसर्च के हर स्टेप पे, लिटरली हर स्टेप पे आपको कॉशन रखना है, मैं कहीं गलत जा रहा हूँ। तो उसकी आखिरी की स्टेप है जब आप स्टेटिस्टिकल टूल लगाओगे, क्योंकि डेटा आप ही ने कलेक्ट किया है, इनपुट भी आपने किया है, टूल भी आपको सही लगाने के है। थोड़ा पब्लिकेशन बद्दल बोलूँगा। पब्लिकेशन कई बार, जैसे आपने बोला है कि करियर प्रोग्रेशन के लिए आपको करना पड़ता है, आपको एक आधा रिसर्च ग्रांट लेना है तो आपको करना पड़ता है, आपको अगर आपके कॉलेज में प्रमोशन चाहिए, आपको टेन्योर एक्सटेंड करना है तो आपको लगता है। सो पब्लिकेशन से कई सारे मोटिव होते हैं। वन शुड नॉट चीट, फॉल्सिफाई द डेटा, एंड वन शुड नॉट प्लेगराइज। अब मैं प्लेगरिज्म के आपको मायने समझाता हूँ। प्लेगरिज्म का सिंपल मतलब है राम नाम जपना, पराया माल अपना। अब हमारे सोशल साइंस में आप अगर किसी के रिसर्च वर्क से, मतलब वो पेपर हो, जर्नल में पब्लिश हुआ, या ऑनलाइन पब्लिश हुआ ब्लॉग हो, या उसका खुद का थीसिस हो, यू आर अलाउड टू टेक 500 वर्ड एज इट इज एंड put it in your own work with the citation. Anything above 500 will require a written permission from the original author. Second, जब आप किसी से कुछ ले रहे हो उसको ट्वीट नहीं करने का। आपने ट्वीट किया, लोग क्या करते हैं, वो प्लेगरिज्म से बचने के लिए उसको ट्वीट करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, मैं शाम को नागपुर आया और मैंने साहू जी का खाना खाया, ये सेंटेंस है। तो कैंडिडेट क्या करेगा, ये सेंटेंस देने के लिए उसने बोला मैंने साहू जी का खाना खाया जब मैं शाम को नागपुर आया, उसने सेंटेंस को उल्टा कर दिया, ये कहने के लिए कि वो प्लेगरिज्म से बच सकता है। द ट्रूथ इज दैट हाँ, वो प्लेगरिज्म से बचेगा, बट सवाल ये आता है कि आपको ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आपने एज इट इज लिया रहता, मैं नागपुर को शाम को आया और मैंने साहू जी का खाना खाया। अगर ये लोग कब करते हैं ट्वीट, जब वो 500 वर्ड से ज्यादा लेने को जाते हैं। म्हणून मी तुम्हाला काल म्हटलं होतं की साहेब, A4 पानावर लिहिणं स्वतःच्या डोक्यातनं अत्यंत कठीण काम आहे, पण ते प्रॅक्टिस केल्यावर येतं। सो इन अ ब्रॉडर सेंस वी आर ऑल गिल्टी ऑफ प्लेगरिज्म मेनी टाइम्स ईच डे। मैं अभी आपको नैतिकता के मैं पैराडाइम्स बताता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रीति धार्मिक मैडम के साथ सदर के कॉफी हाउस में कॉफी पी रहा हूँ और हम चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करते करते प्रीति मैडम ने मेरे को कुछ ऐसा बताया जिससे मेरी ट्यूबलाइट जल गई, और मैंने उसको कोई काम करके उसको पेपर लिखा, या मैंने और कुछ किया। तो अब लोग क्या करते हैं, ये जब लिखते हैं आप, तो उसमें मैं साइटेशन में डालूंगा, नोट में, फुटनोट में, द आइडिया वॉज डिस्कवर्ड while having a coffee at Indian Cafe House with Mrs. Preeti Dharmik on 11th of January at 4:20 PM. असं साइटेशन देता लोग। इवन मैंने देखा है, राइजिंग सन को लोग साइट करते कि जब सूरज उग रहा था उस दिन का ये आइडिया मेरे दिमाग में आई। आपको एक चीज परमानेंटली दिमाग में डालना है, आपका खुद का कुछ भी नहीं है। हम सब किसी से लेते हैं या किसी से प्रेरित होते हैं। तो अगर आप किसी से प्रेरित होते हो, जैसे मेरे केस में, मैं प्रेरित रिसर्च करने के लिए एक गवर्नमेंट के ऑफिसर से वो मैंने लिख दिया, ये सबकी जननी वो साहब है, उसके वजह से मैंने ये टॉपिक लिया और मेरा काम हुआ। तो प्रेरणा स्तोत्र जे काही आहे त्याला ऍक्नॉलेज करा, ते खूप छान वाटतं माहिती का। नाही तर लोकांना ते आपली कोमाडेंनी दाखवायचा खूप शौक आहे, अरे तेरा कुछ नहीं है साले, तूने सब इधर उधर से लिया। म्हणून there is no original idea. It is always adopted, modified, copied from others. ये याद रखो, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इथिकल ये है स्टैंडर्ड, मेरा कुछ नहीं है। राइट, जैसे श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, आपका क्या गया जो आप रोते हो, आपको जो आपने जो लिया यही लिया, आपको जो मिलना था यही मिला, तो फिर आप क्यों रोते हो। तो वैसे ही रिसर्च में अगर कोई मेरे को बोलता है कि ये तोड़फोड़ आइडिया है, वो तोड़फोड़ हो ही नहीं सकती, वो कहीं ना कहीं से लिए वो आइडिया है ना। जे आता तुम्हाला थोडं साईड स्टेपला सांगतो, सुरेश भट तुम्हाला माहीत असतील, कवी सुरेश भट।
त्यांचा मुलगा आणि मी आम्ही पहिलीपासून ते इंजिनिअरिंग पण सोबत होतो. भट साहेबांकडे बरेचदा जायचो. जेव्हा जेव्हा मी नागपूरला यायचो सुट्टीत, एक दिवस भट साहेब जरा चांगल्या मूडमध्ये होते. भट साहेबांना विचारलं की तुम्ही जे गाणं लिहिलं आहे, पहाटे पहाटे मला जाग आली, राईट, याची स्फूर्ती काय होती, म्हणजे काय तुम्हाला सुचलं की तुम्ही असं लिहिलं? भट साहेब हसले. भट साहेबांनी मला सांगितलं की एक दिवस असंच झोपेतनं उठलो आणि मला फक्त एवढं वाक्य सुचलं, तर ते मी एका कागदावर लिहिलं आणि तो कागद तसा 2-3 महिने पडला राहिला. मग पुढे जात जात जसा असा वेळ गेला तर मी त्याच्यातून ते केलं आणि तीच स्टोरी त्यांनी मला तरुण आहे रात्र अजून हे जे गाणं आहे त्याच्याबद्दल सेम स्टोरी. तर हे कवी लोक सुद्धा जे असतात ना, तुमचे गुलजार म्हणा, भट साहेब म्हणा, हे सर्किट टाईपचे वेगळ्या जगात जगणारे लोक असतात. यांच्या स्फूर्तीचं सुद्धा काहीतरी स्थान असतं म्हणून हे लोक लिहू शकतात, है ना. आम्ही तर फक्त थिसिस लिहायला चाललो हो. तर हे तो एक वेगळा भाग आहे. तर तुम्ही प्रेरित होता कशाने तरी आणि त्या प्रेरणा स्त्रोताला तुम्ही जर एक्नॉलेज केलं तर देयर इज नथिंग ब्यूटीफुल दैन, क्योंकि मैं जो मेरे जर्नल मेरे पास आते हैं ना पेपर एडिटर बोर्ड के लिए, तो मेरे को बड़े बड़े अजब अजीब लोगों को लोग साइट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, विच इज ब्युटिफुल थिंग. तुमचं काही नाही आहे हे तुम्ही लक्षात ठेवा, त्यामुळे एक्नॉलेज करा. हां, आता बरेचदा आपल्याला ओरिजिनल सोर्स माहीत नसतो. से फॉर एग्जाम्पल एक हिस्ट्री का बच्चा है, वो लिख रहा है कि फलाना फलाना साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. अब ये इसको किसी किताब से पता चला होगा, न्यूज़पेपर से पता चला होगा या किसी के रिसर्च पेपर में पता चला होगा, उसको ओरिजिनल सोर्स तो मालूम नहीं. तो ऐसे वक्त जब आपको मालूम नहीं है तो आपको जहाँ से आपको मिला उसको साइट करने का है, राइट. से फॉर एग्जाम्पल आगे वाले पेज पे मैं आपको बताता हूँ. अगर अभी बता देता हूँ मैं, शायद आगे वाले पेज पे आए तो रुक के बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. सो प्लेगरिज्म मतलब ब्लंटली किसी की चोरी करना है. हम किसी का टेक्स्ट कॉपी करते वर्ड टू वर्ड किताब आर्टिकल के से और हम क्लेम करते कि हम उसके ऑथर हैं. वो सही नहीं है. हम जो है उसको साइट करने का 500 से आगे हमको लेने का नहीं. हम डेलिबरेटली किसी को डिसीव नहीं करने का है. अब आप जब भी आपका डिसीज कंप्लीशन मोड में जाओगे तो आपको स्टैटिस्टिक ग्राफ टेबल नंबर जो भी है सबके लिए आपको रेफरेंस देना जरूरी है. रेफरेंस आप अगर जितने क्लियरली दे पाओगे उतना वो अच्छा रहेगा. अगर आप ऑनलाइन डेटा गवर्नमेंट के वेब पोर्टल से ले रहे हो वो हाइपर लिंक कॉपी करने का, पहले सोर्स देने का, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा ये है, उसके नीचे हाइपर लिंक कॉपी करने का, कॉमा दे के लिखने का, एक्सेस ऑन 11 जनवरी 2021, ही नवीन प्रॅक्टिस आली आहे बरं का. तुम्ही टाका, थिसिस चांगले वाटतात त्याच्यामुळे. सो रेफरन्स शुड बी प्रॉपर. आता हे मी तुम्हाला सांगणार होतो, कॉपी कोट. आता महात्मा गांधींनी म्हटलं चले जाव, हे त्यांचं कोट होतं. समजा तुम्हाला हे कोट आपण ते घेतो, वर्ड फॉर वर्ड हे ओरिजिनल घेतो आणि आपण त्याला कोटेशन मार्क मध्ये टाकतो, राईट. सो एखादी गोष्ट तुम्ही कोटेशन मार्क मध्ये टाकता आहात, सिंगल आणि डबल, ठीक आहे. तर तुम्ही तिथे फिजिकली प्रेझेंट असाल आणि तुमच्या समोर ते त्यांनी म्हटलं असेल तर तुम्ही त्याला सिंगल कोटमध्ये टाका. फॉर एक्झाम्पल 2019चे जे आपले लोकसभा निवडणुका झाल्या होत्या तेव्हा राहुल गांधी नागपूरला कस्तुरबा पार्कवर दुपारी 3:30 वाजता आले होते. त्या सभेत त्यांनी म्हटलं होतं चौकीदार चोर है. आता सगळ्यांना माहिती आहे चौकीदार चोर आहे सगळीकडे, पण तुम्ही त्या सभेत असाल आणि तुम्ही राहुल गांधीचं ते भाषण ऐकलं असेल तर तुम्ही त्याला सिंगल कोटमध्ये टाकू शकता. अदरवाईज तुम्ही कोणत्या पेपर जर्नल तुम्ही घेत असाल तर ते डबल कोटमध्ये येतं. सेकंडली, एखादी गोष्ट घेताना त्याला पॅराफ्रेज करायचा नाही. म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की 1874ला 7 जानेवारीला सकाळी 8:30 वाजता आंघोळ करून कपडे घालून नेताजी बाहेर आले आणि त्यांनी म्हटलं अबे तू था क्या वहाँ पे,
ये सब बताने के लिए नेताजी ने क्या किया उस दिन वगैरे हे लोक करतात. तर याला पॅराफ्रेझिंग करायचं नाही. कोणाचे कोट्स वगैरे घेताना ॲज इट इज टाकायचे अनलेस अँड अंटिल यू आर देअर. समजा तुम्ही राहुल गांधी सोबत त्या सकाळी असाल आणि तुम्ही म्हणाल की ही लँडेड फ्रॉम द हेलिकॉप्टर देन यू गॉट इन टू अ कार अँड देन ऑन अ व्हेरी हॉट आफ्टरनून ॲट कस्तुरबा पार्क इन नागपूर ही सेट चौकीदार चोर आहे. तुम्ही तिथे होते, तुम्ही साईट करा. The researcher was author was present during the speech of Rajiv Gandhi conducted on such and such date in Nagpur, India. Then it is legitimate. मग तुम्ही काही लिहू शकता. राईट. सो बरेचदा आपण कोड घेतो तर आपण त्याला साईट करत नाही. तर जो सोर्स असेल तिथूनच तुम्ही साईट करा. ओरिजिनल सोर्सच्या मागे जाऊ नका. तुम्हाला तरुण भारतमध्ये सापडलं, टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये सापडलं, ऑनलाईन सापडलं, तो सोर्स तुम्ही करा. सो बरेचदा प्लॅगरिझम हे इंटेन्शनल नसतं, ते चुकीमुळे होतं. राइट. सो होता क्या है, कैंडिडेट को मालूम नहीं रहता कि वो चोरी कर रहा है, तो वो बातों में वो चोरी हो जाती है. राइट. तो करते समय आपको ये याद रखने का है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम जानबूझ के कुछ करेंगे नहीं. जिसका भी हम ले रहे हैं, अगर आपको पैराफ्रेज भी करना है तो आप करिए. मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत करिए. आपको अगर लिखने में दिक्कतें आ रही है तो आपको पैराफ्रेजिंग करके अपने वर्ड में उसको लिखना पड़ेगा, या ले रहे हो तो उसको साइड करना पड़ेगा. सो कई बार उसकी पेनल्टीज आती है, बट वो पेनल्टी जो आती है वो चीजें से नहीं है और इंडिया में तो नहीं है. आता दुसरं एक आहे, महात्मा गांधींना 1931 जानेवारीला गोळी घालून मारण्यात आला. हा फॅक्ट आहे. राईट. हा पब्लिक डॉमेनमध्ये आहे. पण एखाद्या थिसिसमध्ये तुम्ही हे दिलं की महात्मा गांधी वॉज किल्ड बाय नाइफ एंड नॉट बाय बुलेट, देन इट बिकम्स अ डिबेटेबल इशू कि इसका साइटेशन है क्या, क्योंकि आप एकदम गलत बात करें. तुम्हाला माहिती आहे का गांधींना किती गुन्हा टाकला होता? माहिती आहे का महात्मा गांधी किती गोळी लगी थी? हं? किती गोळ्या लागल्या होत्या? तीन गोळ्या. 3. हं? Two. 3. आता सन 2019ला एक थिअरी आली आहे, तुम्ही ती गुगलवर बघू शकता. गांधीजींना 4थी गोळी मारण्यात आली होती. पण 4था गोळी मारलेला जवाहरलाल नेहरूच्या जवळचा माणूस होता. म्हणजे 3 तर गोडसे साहेबांनी मारल्यात, नथुराम. आता ही जशी थिअरी आली ना, बवाल मच गया, क्योंकि वो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि उनको 3 ही गोली लगी. और ये जिसने बोला वो रेप्युटेड आदमी है, ऐसा नहीं है. म्हणजे तुम्हाला एक आउटसाइड हे सांगतो, माझ्या आयुष्यात माझे 2 ऑब्जेक्टिव्ह आहेत वैयक्तिक, ज्याचं उत्तर मला शोधायचे आहे. एक आहे लालबहादूर शास्त्रींची मौत आणि दुसरं आहे नेताजी सुभाषचंद्र बोसांना काय झालं. मी फावल्या वेळात या 2 विषयांवर खूप माहिती गोळा करतो आणि मी अनिल शास्त्रींना भेटूनही आलोय दिल्लीला. त्यांची जे मुलगा होता त्यांचा आहे म्हणजे. तर लालबहादूरची मिस्ट्री बऱ्यापैकी सॉल्व्ह झाली आहे, पण नेताजींच्या मिस्ट्रीवर मला काही उत्तरं मिळत नाही आहेत. म्हणजे मोदी साहेबांनी बरेच डॉक्युमेंट पब्लिश केले वगैरे. नेताजींचं डिसअपिअर होणं फार मोठं गूढ आहे, तर ते आपल्याला शोधावं लागतं, म्हणून त्याला आपण रिसर्च म्हणतो. सो जेव्हा असे हिस्टॉरिकल फॅक्ट असे कॉम्प्लिकेटेड होतात, तेव्हा मग आपल्याला याच्यात जायचं नाही आहे ॲज ए रिसर्चर. यू हॅव टू स्टिक टू दी ओरिजिनल थिअरी. मेडिकल रिसर्च में क्या होता है, एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, जहाँ पे आप ह्यूमन और एनिमल के ऊपर आप उसका इस्तेमाल करने वाले. राइट. कभी भी कोई भी स्पेशली फार्माकोलॉजी में, जैसे अभी हम कोरोना का वैक्सीन दे रहे हैं तो कंसेंट लिया जाता है कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मौत भी हो सकती है लॉन्ग टर्म आपको, तो बिना कंसेंट काम नहीं करने का. इंडिया में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था. एक स्विट्जरलैंड की कंपनी ने एक कैंसर के ड्रग का ट्रायल लेना था उनको, तो उन्होंने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और फाइनल स्टेज के पेशेंट जमा किए थे. और ये एक एजेंसी को कॉन्टैक्ट दिया था और उन्होंने सब गांव के लोग जमा किए जिनको मालूम नहीं था, और उसमें से 5-6 लोगों की मौत हो गई क्योंकि उन्होंने कंसेंट कुछ लिया नहीं था. तो बवाल मच गया. वैसे ही गुजरात में सरोगसी गुजरातमध्ये बॅन केलाय. कारण ते काय करायचे, कोणती कामवाली बाई पकडायचे,
तिला 20-30 हजार रुपये देऊन द्यायचे आणि त्या अमेरिकन माणसाकडनं 20 लाख रुपये घ्यायचे आणि 9 महीने ते बाद त्या अमेरिकन लोकांना देऊन द्यायचे. तो बाय लॉ सर्विसिंग बैंक है. तो कई चीजें होती है जहाँ पे अनइथिकल चीजें की जाती है, राइट. सो मेडिकल रिसर्च में स्पेसिफिकली उनको रिस्क और पोटेंशियल बेनिफिट और ये सब की जानकारी देनी चाहिए और उसके बाद ही उसकी ट्रायल देनी चाहिए. रिसर्च का जस्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा करना या फिर किसी पार्टिसिपेंट या पार्टिसिपेंट की प्राइवेसी के बारे में डेटा ले लेना, इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लेना, ये सब अनइथिकल माने जाते हैं. पोटेंशियल हार्म के बारे में नहीं बताना. ही शेवटची स्लाइड आहे. 2004 मध्ये डॉक्टर वॉंग हे जगातले हिरो बनलेत एकदम रातोरात. यांनी आणि यांच्या टीमनी दे हैव क्रिएटेड 30 उसका क्लोनिंग किया था. एंड देन 2005 में मैंने बोला था कि he has made stem cell line from the skin cells of 11 people. And in 2005 नवंबर he apologized for using the eggs from his own researcher. उसने अपने टीम के रिसर्चर को बिना बताए उसके एग यूज किए, उसके लिए उसने अपोलॉजी दिया. और 2005 दिसंबर में वो टीम के एक कलीग ने बताया ये पूरा रिसर्च फॅब्रिकेटेड था, फेक. म्हणजे मला आठवतं त्यावेळेस अमेरिकेमध्ये डॉक्टर वॉंगला बोलवण्यात आलं होतं, त्यांना खूप मान सन्मान देण्यात आला होता की तुम्ही जिनियस आहात. पण डिसेंबर 15 मध्ये जेव्हा त्यांच्याच एका टीमनी सांगितलं की ये पूरा कागज पे किया गया रिसर्च है, तो एक इन्वेस्टिगेशन पैनल बनाया गया. पैनल वालों ने बोला दिस इज अ सीरियस रॉन्ग डूइंग दैट हैज डैमेज द फाउंडेशन ऑफ सायन्स. इसलिए मैं हमेशा सायन्स के लोगों को बोलता हूँ, बाबा रे तुम्ही जे लॅबोरेटरीमध्ये एक्सपेरिमेंट करता ते तुम्हालाच माहीत, तुम्ही बघत नाही. डेटा तुम्ही लिहिता ते तुम्हालाच तुमचं माहीत. त्याच्यामुळे कृपा करून डेटाला फॅब्रिकेट करू नका. एक पब्लिसिटी घ्यायच्या मागे या सगळ्याच्या गोष्टींच्या मागे जाऊ नका. सच्चाई बाहर आ गई. डॉक्टर वॉंग को भगा दिया गया. आज पता नहीं गायब है आदमी. तो काम करताना नैतिकतेचा पूर्णपणे केलेला वापर, प्रलोभनाला बळी पडायचं नाही. सायटेशन हे प्रॉपर ठेवायचे आणि जेवढं होत असेल तेवढं आपल्या मनाने लिहायचा प्रयास करायचा. और जो भी रेफरेंसेस है डेटा फिगर टेबल वगैरह, अगर जैसे मैं मेरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाता हूँ तो नीचे मैं लिखता हूँ सोर्स ऑथर्स ओन. आप अगर अपना खुद डायग्राम कर रहे हो तो उसका भी सोर्स आप खुद वहाँ लिखना पड़ता है. आपने लिखा नहीं तो पता नहीं चलेगा ये आपका है कि नहीं है. तो एग्जामिनर यही समझेगा कि वो किसी से लिया और आप डालना भूल गए, राइट. वो याद रखो. काम चांगल्या पद्धतीने करा. जे लोक चांगल्या पद्धतीने काम करतात त्यांना आपल्या गाईडला दरवर्षी मिठाईचे पाकिटे द्यायचे, वायवाच्या दिवशी एवढं द्यायची गरज नाही. पण जे लोक फक्त फॅशन करता डिग्री घेणार आहेत ते सगळं करतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक असतात, तर बरेचदा आपल्याला कॉम्प्रोमाइज करावं लागतं. पण ते करायचं तो तुमचा लुकआउट आहे. पण आपल्या कामाचा दर्जा हा अति उच्च राहिला पाहिजे. म्हणजे मी अतिशयोक्ती करत नाही. ज्या दिवशी माझा व्हायवा होता, एक मोठे एक्सटर्नल आले होते, एका मोठ्या पदावर होते एका विद्यापीठात. त्यांनी आल्या आल्या म्हटलं की मी अटाळे सरांचा व्हायवा देणं हे माझ्यासाठी चूक राहील, कारण त्यांचं काम इतक्या चांगल्या दर्जाचं आहे. आणि बिलीव्ह मी, आम्ही फक्त चहा नाश्ता केला आणि काहीही न करता आम्ही 15 मिनिटात तिथून निघालो. जेवढे लोक आले होते त्या सगळ्यांनी ते काम कसं होतं मी त्याला बरेच तो माणूस म्हणजे मी अगदी जेन्युइनली तुमचा वाचलाय आणि तुम्हाला एक जरी प्रश्न विचारला हा बेसिकली तुमच्या कामाचा अपमान आहे. त्यांनी एकही प्रश्न नाही विचारला, फक्त फॉर्मॅलिटी सहाय्य केल्या. 15 मिनिटात तो वायवा संपला. तिथे माझे बाकीचे मित्र होते जे त्यावेळेस काही कुलगुरू होते कोणत्या विद्यापीठात, बरेच लोक होते. पण ते असं होतं. त्याच्यामुळे मला याचा अभिमान आहे की माझी आयडेंटिटी ही माझं काम असावं. रवींद्रनाथ टागोरांनी म्हटलेलं आहे, काम तो कामी होता है, काम से ही मनुष्य को प्रतिष्ठा प्राप्त होती. आता हे काम तुम्ही घेतलंय ना, पीएचडी थिसिस करायचं, उच्च पद्धतीने करा, अतिशय उच्च पद्धतीने. म्हणजे लोकांना वाटलं पाहिजे की क्या लाजवाब काम आहे, राईट. सो
तुमच्या सगळ्यांना परत परत शुभेच्छा. चांगलं काम करा. परीक्षेसाठी लक्षात ठेवा क्वालिटेटिव्ह, क्वांटिटेटिव्ह, थेरॉटिकल, कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुमचे 6 प्रिन्सिपल, टाईप टू एरर, कोणत्याही कलिगचं गाईडचं नाव पेपरमध्ये टाकायचं नाही. हे सगळं हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी तुम्ही डाउनलोड करा, वाचा. जी काही तुमची 8-10 दिवसानंतर परीक्षा होईल योग्य पद्धतीने ते करा. जर त्याच्यात तुम्ही पास नाही झाले तर तुमचा वेळ आणि पैसा वाया जाईल उगाच. त्याच्यामुळे हे 8 दिवस मेहनत करा. योग्य पद्धतीने ती ऑनलाईन परीक्षा पास करा. जे तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळतं ते घ्या आणि परत एकदा आपला थिसिस तपासा. जेव्हा तुम्हाला वाटेल की याची गुणवत्ता चांगली आहे तेव्हा जाऊन तो PhD सेलमध्ये सबमिट करा. चुका होतील, होऊ द्यात, पण चुका रिपीट नका करू. ज्या लोकांना पुढे संशोधन करायचं आहे ते अवश्य करतील. 10% लोक याच्यातनं करतील अशी माझी अपेक्षा आहे आणि एक चांगले व्यक्ती म्हणून समाजात जाता. मी नेहमी म्हणतो की आपल्याला एक दिवस या जगातनं जायचं आहे. ते आज जायचं आहे, उद्या जायचं आहे, 10 वर्षानंतर जायचं आहे हे मला माहिती नाही. पण आजचा दिवस हा शेवटचा आहे हे समजा आहे. त्याच्यावर एक महात्मा गांधींचं खूप सुंदर वाक्य आहे, लिव्ह ॲज इफ यू आर गोइंग टू डाय टुडे. म्हणजे असं जगा जैसे शाम को आपकी मौत आने वाली है एंड लर्न ॲज इफ यू आर गोइंग टू बी फॉर एव्हर. ऐसे सीखो की जैसे आप अमर बनने वाले. या 2 वाक्याबद्दल मी आपले शब्द संपवतो. काही प्रश्न असतील तर अवश्य विचारा. आपल्याकडे 10 मिनिटाचा वेळ आहे. हॅलो सर. बोला. सर प्रोजेक्ट प्रपोजलचे स्पेशली सोशल इश्यूवर सर ऍडव्हर्टाईज कुठे एक्झॅक्टली मिळतं का? म्हणजे कुठे आहे स्पेशल जर्नल्स किंवा एका स्पेशल पेपर्स न्यूजपेपर असं? हा, काही एजन्सीज न्यूजपेपरवर देतात पण काही एजन्सी ऑनलाईन देतात. तर आता आपण सोबत नाही आहोत. तुम्ही मला एक ईमेल टाका, मी तुम्हाला त्या काही साईट्सची नाव पाठवून देईल. जी ईमेल दिसतंय ना, नाहीतर मी युजली विद्यार्थ्यांना ब्लॅकबोर्डवर लिहून देतो. काही वेबसाईट आहेत तिथे या जाहिराती येतात आणि तिथूनच आपल्याला ते करावं लागतं. पेपरात वगैरे क्वचित येतात पण जनरली चालेल असे चालेल. काही नेटवर्क आहेत. इव्हन तुम्ही SSRN वर जा, त्याच्यावर सुद्धा या जाहिराती तुम्हाला दिसतात. हो ICCR वर माहिती त्यांचे तर मी चेक करते. ICCR हा आहे हा, चेक केलंय. SSRN.com वर सुद्धा येतात. सोशल सायन्स रिसर्च नेटवर्क येतात आणि त्यांनाही वाटतं हा की हा. चांगले लोक यावेत. त्या एजन्सी असतात ना, दे ऑल्सो वॉन्ट गुड पीपल टू कम फॉरवर्ड अँड कम विथ द न्यू टेक्निक्स ऑफ रिसर्च. त्याच्यामुळे दे डोंट डू इट सो पब्लिकली. सो तुम्ही एखाद्या अकॅडमिक सर्कलमध्ये असाल ना, तिथे ती ईमेल बरोबर पोहोचून जाते. अगदी ते academia.edu वगैरे जे काही भरपूर ग्रुप्स आहेत ना त्याच्यात व्हायचं. कारण तुम्हाला शिक्षकच बनवून राहायचं ना आयुष्यभर. हे सगळे ग्रुप जॉईन करायचे, मग त्याच्यातून येतात बरोबर सगळे इनपुट. ओके. सर या एजन्सीज आपल्याला म्हणजे का फंड करतात? आय मीन टू आस्क की इन रिटर्न व्हॉट दे वॉन्ट, म्हणजे ते पुढे आपला जो आपला आउटकम राहील डू दे म्हणजे ते टेक ओव्हर करतात की ते लॉन्च करायला हेल्प करतात, म्हणजे काय त्यांना व्हॉट इज द मोटो की काय करायचंय पुढे? Many times you will be shocked to know that the agency they that whatever work done by a researcher is an intellectual property of the agency. ओके. हा, आणि मग त्याच्यात एखादं इन्व्हेन्शन असेल तर मग ते तुमचं नाव टाकतील फक्त तुम्ही इन्व्हेंटर आहात म्हणून, पण ते बनवून पैसे वगैरे हे कमवतील. त्याच्यामुळे त्यांचा जास्तीत जास्त फायदा होतो. ओके. त्यांचा तर जर फायदा का होतो पेटंट basically. वगैरे राहिला म्हणजे जस्ट इन केस, तर मग इट विल गो अंडर द एजन्सीज नेम. ना 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 ना, तो तुमचा ऑलरेडी जर असेल तुमचा, फॉर एक्झाम्पल ऑलरेडी असेल तर तो तुमचा, पण तुमचा नसेल आणि एजन्सीला वाटलं जर घ्यायचा असेल तर एजन्सी तुम्हाला एकदा कन्सेंट घेईल तुमचा. युजली कन्सेंट देताना म्हणायचं की साहेब जॉईंट पेटेंट घ्या, मी तुम्हाला अर्धा खर्चही देतो त्याचा. अर्धे पैसे द्यायचे, अच्छा. मग तो एजन्सी तुमच्या नावाचा पेटेंट जॉईंट होतो तो. ओके. अच्छा. ओके सर. Hello, sir. हा बोला. I wanted to help on theoretical framework on my topic. अरे मैंने अभी सवेरे मराठी में बताया ना यार थेरेटिकल फ्रेमवर्क का. आपका टाइटल, whatever the title you have on your thesis, you have to identify the keyword first. And based on the keyword, you have to find out the theories which are related to this keyword. That is step number 1. Second, you have to identify the concepts which are there in your title. So if these concepts are standalone and if these concepts are interrelated,
So you have to find out both. See, concept 1, concept 2, concept 3, and if they are interrelated, then what we call it as CIR, concept interrelated 1. Then Okay. you have to come out with the things which are going to measure. Like for example, just one lady said that she is doing about the quality education. So what are the parameters of quality you have to write down? No? So qualitative, quantitative parameters you write it down, and how you are going to measure it. You mention in that diagram. So if I am as a evaluator, I am looking at your theoretical framework, I immediately know that this is what you are doing. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू मेजर. सो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है उसमें. आप प्रैक्टिस करो, वो पहले अटेम्प्ट में नहीं आएगा. ओनली 10% लोगों को ही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क समझ में आता है पीपीएटी में. बट आप थोड़ा मेहनत करोगे, आप डिस्कस करोगे. आज वो जो एनएमसी एजुकेशन वाली मैडम है, अच्छा हम सब लोग ऑनलाइन है, अभी आप डिस्कस भी नहीं कर सकते. ये सब घाटे. जनरली क्या होता है, मैं जब फिजिकली अपने एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में आता हूँ ना, तो लड़के लड़के डिस्कस कर लेते, एक दूसरे को समझा देते. एक दूसरे को समझाने से अपना अंडरस्टैंडिंग और अच्छा हो जाता है, ये याद रखो. तो अभी आप Yes. मैडम के टेस्ट ले रही है, उनसे कहीं मिलिए, उनको नागपुर में चाय कॉफी पिलाइए उनको, और समझ लीजिए. Okay. आहेत का अजून काही प्रश्न? Any further questions? Hello, sir. Sir, I have one question. हा. Sir, it is compulsory to add acknowledgement in research paper. Acknowledgement in research paper. ना ना, नॉट कंपल्सरी एक्चुअली. क्या होता है, द राइटर और द रिसर्चर Yeah. is grateful to the resources. Okay, since Yeah. research paper is a very small representation of the research, one Yeah. does not necessarily add any acknowledgement unless otherwise it is specified. So बिल्कुल नहीं, ये प्रैक्टिस कहीं नहीं है acknowledgement. Okay, sir. Thank you, sir. हाँ, थैंक यू. हॅलो. One more question. Uh, हाँ, Hello, sir. विचारा. हाँ. एक क्वेश्चन सर. सर हम्म. प्रोजेक्ट प्रपोजल आणि इथिक्स आपण आज शिकलो सर. सर तर हम्म. आमच्या या 2020ला एक्झामच्या दृष्टिकोनातून हॅलो स्टडी करू तुम्ही जे दिलं. तुमचा आवाज मॅम ब्रेक मी याच्यासाठी केला होता की आता आपलं प्री पीएचडी कोर्स वर्क चालू आहे. हा, हे पीपीएटी आहे मॅडम. याला अजून तुमचं एकदा पीएचडी झालं, हे एक लक्षात ठेवा बरं का, ग्रँटसाठी प्रत्येकाकडे पीएचडी डिग्री असणं आवश्यक आहे बरं का. म्हणजे तुम्ही टीमचा मेंबर असतो तरी तुमच्याकडे ती डिग्री लागते बरं का. अनलेस तुम्ही खूपच एक्सपर्ट असाल वर्ल्ड बँकेचे वगैरे, तर मग तुम्हाला वेवर दिला जातो. अदरवाईज पीएचडी इज अ मस्ट कंपल्सरी. नाही तर किमान एमफिल तरी ते मागतात. म्हणजे अकॅडमिक क्वालिफिकेशन मी म्हणतो ना, त्यात ही डिग्री खूप कामात येते तुमच्या ग्रँट प्रपोजलसाठी. त्याच्यामुळे आता तुम्ही तुमच्या थिसिसवर काम करा. एखाद्या टीममध्ये तुम्हाला एक्सपोजर मिळालं तर अवश्य घ्या. पण मग डिग्री मिळाल्यावर तुम्ही अगदी झपाटून याच्या मागे लागू शकता. डिग्री पीएचडी त्याच्या करता तुमच्या फील्डची. पूछिए, और किसी को पूछना था पूछो. कोई एक हिंदी में बात कर रहा था, उनको आया नहीं आवाज. पूछो, आपका क्या है सर? Sir, I wanted to ask ki, हाँ. is it necessary ki it should be closely related to the subject? Suppose we are pursuing PhD in management, हम्म. and management is a vast subject as such. हम्म. Suppose I'm doing branding. हम्म. So should I restrict myself in research papers in हम्म. international publications to that particular topic, or I can expand to other topics as well? Yes, you can. I already Lastly- answered that question yesterday. You have the freedom to do it to the other, but it should not be. म्हणजे तुम्ही लिटरेचरचा पेपर लिहू नाही शकत, हिस्ट्रीचा लिहू नाही शकत, बट एनीथिंग टू डू विथ मॅनेजमेंट. बिकॉज अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड वन थिंग. आपके आरआरसी से जो आपको लेटर मिला है उसमें आपका क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं ना, स्ट्रीम काहीतरी शब्द है, कॉमर्स मैनेजमेंट ऐसा कुछ लिखा रहता है ना. जो आपका स्ट्रीम है वही स्ट्रीम का आप पेपर लिख सकते हैं. तो आपका स्ट्रीम के अंदर आप ब्रांडिंग में काम कर रहे हो, बट आप अगर मैनेजमेंट एचआर के ऊपर लिखना चाहते हो तो इट इज ओके, एज लॉन्ग एज जो भी स्ट्रीम में आपकी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी स्ट्रीम का आप पेपर लिखो, चाहे वो अलग सब्जेक्ट मैटर क्यों न हो, दैट इज एक्सेप्टेबल. वो स्ट्रीम के बाहर जाने का नहीं.
कॉमर्स वाला कॉमर्स में करेगा, मैनेजमेंट वाला मैनेजमेंट का करेगा, वैसा वो इवेल्युएट होता है। ओके, कळलं? थैंक यू. हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक. चला प्रीती मॅडम, आहेत का अजून प्रश्न कोणाचे? हो सर, अजून काही क्वेश्चन्स आहेत का सर? नाही आहेत आय थिंक क्वेश्चन्स. So on ठीक behalf है. of all the participants and from HRDC Nagpur, I extend my heartfelt thanks to respected Dr. Nikhil Atare sir for sharing your informative session and wonderfully explained the difficult topics as well. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank and you. Thank you, stay sir. safe and have a nice Thank day. you so much. Yeah, thank Thank you so much, sir. very much, sir. Thank you. थँक्यू सर. भेटू एकदा कोरोना वगैरे गेल्यावर भेटू एकदा. Yes, sir, sure. ओके. Thank you, sir. Friends, now I'm ending the meeting. We will join by 2 o'clock for our Thank you. 5th unit. Okay. ओके मॅम. 2 बजे ज्वाइन करिएगा. जी मैडम. Okay. ओके, मैडम.